अच्छा बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एम्बेडेड सिस्टम्स। आज हमारा नया चैप्टर है दैट इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। सेक्शन नंबर 3 का पहले ये होता था ना कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एक प्रॉपरली एक अलग सेक्शन था। अब क्या हुआ कि उसको एक टॉपिक बना के, एक चैप्टर बना के सेक्शन नंबर 3 हार्डवेयर में ही डाल दिया गया है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए बेसिकली ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये है डिस्क्रिप्टिव है, सारी डिस्क्रिप्शन है मोस्टली इसके अंदर। क्या है इसके अंदर? डिस्क्राइब की हुई चीजें हैं, डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर। हम लोगों ने किस नजरिए से इसको पढ़ना है, मतलब अगर एग्जाम की बात की जाए तो एग्जाम में किस चीज को डिस्कस किया जाता है, एग्जामिनर सवाल क्या पूछता है, वो इसके ऑपरेशंस पूछता है। ये ऑपरेट कैसे करती हैं चीजें, जितनी भी डिवाइसेस हैं ये ऑपरेट कैसे करती है, व्हाट आर द वर्किंग या व्हाट आर द फंक्शनैलिटी, वर्किंग फिनोमेना क्या है, फाउंडेशन या उसकी बेसिक्स क्या है, जिसकी बेस के ऊपर कोई भी एक मशीन काम करती है। हम लोगों ने मेन किस चीज पर फोकस करना है, ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करती है, कौन सी टेक्निकलिटीज हैं उन डिवाइसेस के अंदर जिसके जरिए जो सा है ना ये काम कर रही है डिवाइस। हर एक जो डिवाइस है वो मुख्तलिफ तरीके से काम कर रही है। हमारा जो मेन फोकस होगा आज के टॉपिक के अंदर वो होगा इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात करूंगा। हैं तो वैसे टॉपिक में इनपुट एंड आउटपुट दो डिवाइसेस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं, तो ये दोनों टॉपिक्स हैं। इनपुट डिवाइसेस किनको कहा जाता है? हर वो डिवाइस जिसके जरिए यूजर से वैल्यूज या इंफॉर्मेशन लेके कंप्यूटर को पास की जाती है। हर वो डिवाइस जो कि यूजर से वैल्यूज लेके कंप्यूटर को पास करती है इन अ फॉर्मेट व्हिच कंप्यूटर कैन देन अंडरस्टैंड। ठीक है, ऑल दोस डिवाइसेस इनपुट्स बेसिकली किसको कहा जाता है? समथिंग दैट यू आर गिविंग टू द कंप्यूटर। ठीक है, समथिंग that is given to the computer। अब something क्या चीज है? something is in fact data। जो चीज हमने कंप्यूटर को पास करनी है वो डेटा है या वो क्या है? इंफॉर्मेशन है। डेटा है या वो इंफॉर्मेशन है जो हमने कंप्यूटर को पास ऑन करनी होती है। अब कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है अपनी नीड्स के मुताबिक, जो भी करना हो उसने। ठीक है, और हर डिवाइस का वर्किंग ऑपरेशन जो सा ना वो डिफरेंट है। ठीक है, ईच इनपुट डिवाइस हैज अ डिफरेंट वर्किंग ऑपरेशन, हैज अ डिफरेंट वर्किंग ऑपरेशन। हर एक डिवाइस का जो वर्किंग ऑपरेशन है वो डिफरेंट है, लेकिन वो वर्क मुख्तलिफ तरीके से कर रही होती है। इसी तरह जब हम आउटपुट डिवाइस की बात करेंगे तो ये तमाम वो डिवाइसेस हैं जो कि कंप्यूटर के डेटा को ह्यूमन तक वापस पहुंचा रही होती है। यहाँ पे क्या है? समथिंग दैट इज गिवन टू द कंप्यूटर बाय whom? बाय यूजर। कौन देता है कंप्यूटर को? यूजर वो चीजें दे रहा होता है। जब यूजर की बात की जाती है, यूजर्स कौन होते हैं? ह्यूमन, हम होते हैं। हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं। जिस मॉड्यूल के जरिए, जिस इंटरफेस के जरिए हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, उस इंटरफेस को इनपुट कहा जाता है और उस डिवाइस को इनपुट डिवाइस कही जाती है। जैसे इनपुट डिवाइसेस में हमारे सिलेबस में है, हमारे सिलेबस में जो इनपुट डिवाइसेस हैं, वन इज बारकोड स्कैनर, है, डिजिटल कैमरा है, क्विक रिस्पॉन्स कोड है, कीबोर्ड है, माइक्रोफोन है, ऑप्टिकल माउस है, ऑप्टिकल माउस है, 2D 3D स्कैनर है, टच स्क्रीन है,
1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी है ये? 8 है जी। सॉरी नहीं, वो कार्ड रीडर नहीं है हमारा यहाँ पे, ये कार्ड रीडर नहीं है। इसी तरह फिर आउटपुट डिवाइसेस आएंगी। आउटपुट डिवाइसेस हमने अभी बाद में पढ़ना है, बट हम यहाँ पे लिख सकते हैं आउटपुट डिवाइसेस उनको कहा जाता है थ्रू विच कंप्यूटर्स डेटा इज गिवन बैक टू कंप्यूटर्स डेटा या रिस्पॉन्स इज गिवन बैक टू यूजर। यूजर कौन है? हम है। इन एन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, क्योंकि कंप्यूटर ने अपने पास वंस एंड जीरोस रखे होते हैं, जो हमें वो देता है वो वंस एंड जीरोस नहीं देता है, वो चीज देता है जो हमें समझ आती है। ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में वो चीजें हमें रिटर्न बैक कर रहा होता है। गिवन बैक टू यूजर ए ह्यूमन इन एन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, इन एन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। उसी की वजह से कहा जाए तो एक चीज इंटरवल बनाई जाती है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस बनाया जाता है। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस बनाया जाता है। ये वो इंटरफेस होता है जिसके जरिए आप डेटा कंप्यूटर तक देते भी हैं और समटाइम डेटा आप लेते भी हैं। जिस तरह टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन एक इंटरफेस है कंप्यूटर तक एंट्री मारने का, या कंप्यूटर ने अपने डेटा को आप तक पहुंचाने का एक इंटरफेस रखा हुआ है। इंटरफेस एक रास्ता रखा हुआ है जिसके जरिए कंप्यूटर का जो डेटा है वो आप तक आता है। इसी तरह से स्पीकर है, जो ऑडियो डेटा कंप्यूटर ने सेव किया है वो आप तक लेके आता है। तो जो ऑडियो स्पीकर सुना रहा है आपको, वो वाली ऑडियोज भी वंस एंड जीरोस ही हैं। जो स्क्रीन पर आप तस्वीर देखते हैं वो भी कंप्यूटर में वंस एंड जीरोस की नजरिए से या उसके तौर पे सेव हुई भी होती हैं, लेकिन दोनों वंस एंड जीरोस जब प्रेजेंट किए जाते हैं डिफरेंट फॉर्मेट में, एक से आवाज आती है और दूसरा सिर्फ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसका जो फॉर्मेट है वो डिफरेंट है। कुछ कानों के लिए बना है, कुछ हमारी आंखों के लिए बना है, कुछ जो सा है रीड करने के लिए बना है, जैसे प्रिंटर्स हो गए, कुछ सिर्फ देखने के लिए बना है, कुछ सिर्फ प्रोसेस करने के लिए बने हैं चीजें। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बारकोड से। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बारकोड से। जब बारकोड की बात की जाती है तो हर एक स्टूडेंट जिसके पास एक कॉपी है, तो कॉपी की बैक साइड के ऊपर आप देखते हैं तो वर्टिकल बार्स होती है। जरा गौर अगर आप उस पर करेंगे तो आप देखना वर्टिकल बार्स की जो विड्थ है वो डिफरेंट है। थोड़ा सा गौर करें उन विड्थ के ऊपर, आप नोट करेंगे कि अब ये विड्थ कैसी है। ये थोड़ा डिटेल से आपके नोट्स के ऊपर गिवन है। नोट्स में देखें तो उसने उन्हीं छोटे से, लुक एट माय हैंड, उसी छोटे से बारकोड को उसने थोड़ा सा एक्सपैंड करके आपको दिखा दिया है, ताकि आपको पता चल जाए कि हर एक बार जो सी वर्टिकल लाइन लगी हुई है उसकी विड्थ डिफरेंट है। और वो विड्थ जो सी है ना, वो डिसाइड की जाती है एक स्टैंडर्ड के जरिए। वो स्टैंडर्ड भी उसने उस टेबल में गिवन दिया हुआ है। विड्थ ऑफ द लाइंस उसने बताई हुई हैं, उस टेबल से देख के बताया जाता है। एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है ये क्या है? एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है। ये सब इसी को फॉलो करते हैं। तो जो भी मशीन जो सी है इसको जब वो रीड करती है तो उसको रीड करने के अगेंस्ट उसके पास कंप्यूटर में तो वंस एंड जीरोस आके सेव हो जाते हैं। वजह क्योंकि जो टेबल गिवन है, मुझे दिखाइए, ये जो टेबल आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपको टेबल नजर आ रहा है कि नहीं? अब इस टेबल में ना रीडिंग का जो सा तरीका, जैसे फॉर एग्जांपल आपके बारकोड्स जो से हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। ये डिवाइड किए जाते हैं किसमें? 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किए जाते हैं। यहाँ पर इस तरह से और इस तरह से। यहाँ भी जितने बारकोड्स होंगे उनको बोलते हैं लेफ्ट साइड वाले बारकोड्स, और यहाँ पे जो से होंगे वो होंगे राइट साइड वाले बारकोड्स। और ये जो उनसे वर्टिकल बार्स लगी होती हैं ये उनको सेपरेट कर रही होती हैं। किनको? लेफ्ट साइड वालों को राइट साइड वालों से सेपरेट कर रही होती हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड वाली जो सी बार्स हैं इसके रूल्स अलग हैं और राइट साइड वाले जो बार्स हैं इनके रूल्स अलग हैं। ये असल में वो गिनती को डिफाइन कर रहे होते हैं, वंस एंड जीरोस डिफाइन कर रहे होते हैं। जैसे आप कभी भी किसी किताब का, किसी भी प्रोडक्ट का आपने अगर एक यूनिक नंबर असाइन करना हो उसको आप बारकोड असाइन कर लेते हैं। कोई भी मशीन जो सी है ना उसको रीड कर लेती है। बात समझ रहे कि नहीं? इसके असूल मुख्तलिफ है, गिवन इन द टेबल यू कैन सी दैट। इसी तरह से राइट साइड की जो से वो है वो डिफरेंट असूल दिए हुए हैं, उसके टेबल में गिवन है ये सारा। ठीक है बात के नहीं? और यहाँ पे जो से ये वाले बार्स हैं इनको कौन सी बार्स बोलते हैं?
गार्ड बार्स क्या करती हैं? ये सिर्फ सेग्रीगेट कर रही होती हैं लेफ्ट और राइट को आपस में। तो जब मशीन उसको रीड करती है तो रीड करने के बाद जो उनके कोरस्पॉन्डिंग डिजिट्स होते हैं डेनरी में, वो जाके कंप्यूटर को पास ऑन कर दिए जाते हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है, जरा सुनिएगा मेरी बात की बात। कंप्यूटर क्या करता है उसको, यानी कि बारकोड ने जब उसको रीड किया, बारकोड रीडर कैसा होता है, वो एक लेजर लाइट इस पर थ्रो की जाती है, ऑप्टिकल डिवाइस होती है। ऑप्टिकल मतलब किसी किस्म की लाइट इस पर थ्रो की जाती है। जब लाइट थ्रो की जाती है तो उससे रिफ्लेक्शन बैक होगी। क्या होगी? रिफ्लेक्शन बैक उसमें से होगी। तो जो डार्क लाइंस होती हैं वो सारी लाइट को क्या करती हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, वहां से रिफ्लेक्शंस बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन जो व्हाइट लाइंस होंगी, द गैप्स बिटवीन दोस ब्लैक लाइंस, वहां से कुछ ना कुछ क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है। तो उस रिफ्लेक्शन को रिसीव करने के लिए कोई ना कोई सेंसर्स मौजूद होने चाहिए, फोटो सेल्स मौजूद होने चाहिए, यानी कि जिनके ऊपर जब रोशनी पड़ती है तो एक करंट पास ऑन करते हैं। वो फोटो सेल्स, ढेर सारे फोटो सेल्स, जैसे आप बच्चे सीरीज में बैठे हुए हो ना एक सीक्वेंस में, इसी तरह ढेर सारे फोटो सेल्स उस पर मौजूद होते हैं। तो अब कोई फोटो सेल जो है रिफ्लेक्शन रिसीव करता है और कोई फोटो सेल रिफ्लेक्शन रिसीव नहीं करता। तो जो रिफ्लेक्शन रिसीव कर रहा होगा उसके ऊपर करंट की वैल्यू डिफरेंट होगी, और जो रिफ्लेक्शन रिसीव नहीं करेगा उस पर करंट की वैल्यू क्या होगी, लिटिल डिफरेंट होगी। अब हर एक दो तरह से लाइट्स को कैटेगराइज किया जाएगा, या तो ब्राइट लाइट होगी या तो नो लाइट होगी, यानी कि दोनों में क्या होगा, फर्क होगा। जहां पे व्हाइट लाइन थी वहां से मुकम्मल या मेजॉरिटी ऑफ द लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड, और जहां पे ब्लैक लाइन थी बारकोड की वहां से नो या वेरी लिटिल लाइट वाज रिफ्लेक्टेड। मतलब क्या है कि दोनों के अंदर अच्छा खासा फर्क होता है कि कौन सी वाली व्हाइट लाइन की रिफ्लेक्शन है और कौन सी वाली ब्लैक लाइन की रिफ्लेक्शन है। तो जो रिसीवर है वो उससे एक पैटर्न जनरेट करता है, किस तरह का, 1 zeros का पैटर्न जनरेट कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे उसने लिखा हुआ है लाइट के लिए वो 0 एंड डार्क के लिए वो 1 का पैटर्न जनरेट करता है। लाइट के लिए कौन से वाला, 0, और डार्क के लिए कौन, लाइट मतलब सफेद रंग, सफेद के लिए 0 और काले के लिए 1 जनरेट कर रहा होता है कंप्यूटर में। तो इस तरह तो बहुत ज्यादा सारी लाइंस आपके पास जब गिवन होंगी तो बिट्स भी बहुत ज्यादा सारी आ जाती हैं, और उन बिट्स को उसने अपने पास सेव किया होता है। उसको पता होता है कि जो सी बिट्स हैं इनके अगेंस्ट मुझे 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है, 5 लिखना है, 6, 7, 8 या 9 लिखना है। जी तो हमेशा लाइट के लिए सर 0, जी जो लिखा हुआ है इसी तरह से, जो लिखा हुआ है इसी तरह से हमेशा लाइट के लिए 0 और डार्क के लिए 1 माना जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो कंप्यूटर में हर, देखें आपकी जो सी बार्स बनी हुई हैं इसमें एक डिजिट के अगेंस्ट जो लेफ्ट साइड का 3 है, जस्ट इमेजिन जो लेफ्ट साइड का 3 है, मुझे जरा लेफ्ट साइड के 3 को देख के बताएं, लेफ्ट साइड का 3 आपको नजर आ रहा है कि नहीं? इसमें एक पतली लाइन लगेगी, एक क्या लगेगी, एक पतली लाइन लगेगी, फिर उसके बाद क्या लगेगा, एक अकेली लाइन लगेगी, यानी कि इतनी ही विड्थ, सुने इस लाइन की कोई ना कोई विड्थ होगी ना, इतनी ही विड्थ की साथ जो सी ना एक लाइन की जगह छोड़ूंगा। फिर उसके बाद क्या है, कितनी लाइंस है, 4 लाइंस हैं, 4 बॉक्सेस हैं। 4 बॉक्सेस का मतलब पता क्या है, मतलब ये अगर आप यहाँ पे देख रहे हो आपको ऐसे नजर आ रहा है, यहाँ पे क्या कलर है, फिर क्या है, खाली है, और फिर क्या है, 4 बॉक्सेस कलर में, फिर एक वाइट है। तो वो यहाँ पे इसको क्या करेगा, ये भी कलर, ये भी कलर, ये भी कलर, और ये किसका इक्विवेलेंट कोड है, ये 3 का। अब इसका मतलब ये है कि एक लाइन बनेगी जो क्या होगी, ब्लैक होगी, पूरी लाइन शेड हुई भी होगी। फिर इसका मतलब क्या है, यहां से लेके यहां तक ये सारा क्या होगा, ब्लैक होगा, और इसका मतलब क्या होगा, ये मैंने बहुत ज्यादा जूम करके दिखा दिया आपको। अगर इसको लाइन के हिसाब से देखें तो ऐसे एक लाइन, फिर स्पेस, फिर एक लाइन, फिर ये क्या हो गई, दूसरी लाइन, फिर इसके साथ फिर क्या हो गई, तीसरी लाइन, फिर क्या हो गई, चौथी लाइन, और फिर एक खाली लाइन। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? और इस खाली लाइन के साथ ही यहां पर ये क्या आ जाएंगे, गार्ड बार्स। गार्ड बार्स की निशानी होती है कि बाकी बारों से थोड़ा सा क्या होता है, ये या तो नीचे उतरे हुए होंगे या थोड़ा सा उससे ऊपर हुए हुए होंगे। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? तो ये जो सी रीडिंग है, यहां पे क्या आ रहा है, यहां से रिफ्लेक्शन होगी लाइट की,
डार्क की, डार्क की, डार्क की, डार्क की, फिर किसकी होगी? लाइट की, और फिर किसकी होगी? डार्क की होगी। लाइट के लिए दिया जाएगा क्या? 0 1 1 1 1 0 और 1। ये बाइनरी टू डेनरी कन्वर्जन नहीं है, ये सिर्फ एक टेबल में देखा जाएगा कि भाईजान ये बिट्स किसको दी गई हैं लेफ्ट साइड के ऊपर। तो आप इस टेबल की तरफ देखेंगे तो ये क्या है? 1 0 1 1 1 1 0। रीड करते हुए इसका मतलब ये आएगा, तो उसको पता होगा कि बेसिकली नंबर ना भी लिखा हो तो उसको ऑटोमेटिकली क्या रीड कर लेगा? 3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये 3 लिखा हुआ है। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? तो जो फर्स्ट पेज है आपके बारकोड का, उसमें सिर्फ उसने ये डायग्राम समझाई हुई है, सेकंड पेज पे उसका ऑपरेशन समझाया हुआ है। समझ रहे हैं बात के नहीं? तो फर्स्ट पेज के ऊपर अब ये एक डिजिट की रीडिंग है। इस तरह की बेशुमार डिजिट्स के लिए वर्टिकल बार्स आ सकती हैं, जिसको जो है ना कंप्यूटर फिर लाइकवाइज उसी तरह से सेव करता है। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अब लेफ्ट साइड के ऊपर अगर 3 इस तरह से लिखा जा रहा है, लाजमी नहीं है कि राइट पर भी इस तरह से होगा। राइट पे हो सकता है कि डिफरेंट कोई फिनोमेना उसका हो। लेट से अगर मैं राइट पर 3 लिखता हूं, राइट पे 3 दिखाइए। अच्छा, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये चेंज होते रहते हैं। फिलहाल तो उसने एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ही यहाँ पे फॉलो किया हुआ है। यहाँ पे 3 में इधर पहले क्या आता है? डार्क आता है, फिर 4 व्हाइट लाइंस आती हैं, 1 2 3 4, फिर क्या आता है? डार्क आता है, और फिर एक व्हाइट आता है। ठीक है। एक और बात भी गौर तलब है बाय द वे, अगर चेक किया जाए तो, क्या चीज भला? 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 7 बिट्स यहाँ पे हैं और 7 बिट्स यहाँ पे बन रही हैं। ठीक है, जिनको कंप्यूटर में फिर बाद में चेक करता है कि वो है क्या। यहाँ पे जो भी जनरेट हो रहा है कोड, यहाँ पे एग्जैक्टली उसका क्या हो रहा है? ऑपोजिट। अब सारों में नोट करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि सब में क्या हो रहा है? ऑपोजिट कोड्स जनरेट हो रहे हैं। समझ आ रही बात ही कि नहीं? ये पकड़े जरा। अगर राइट साइड में कोई 3 होता तो उसकी रीडिंग कैसे होनी थी? ये मैं बहुत जूम करके दिखा रहा हूं आपको। एक बार लगती है ऐसे, ये मतलब एक लाइन लगती है ऐसे, फिर 4 लाइनें ना लगती, या इन अदर वर्ड्स सफेद लाइनें लगती। सफेद लाइनें लगने का मतलब है कि काली ना लगाएं। काली ना लगाएं तो ऑटोमेटिकली कौन सी लाइन होगी? व्हाइट लाइन होगी। कहाँ पे कोई कलर नहीं है? वो वैसे ही उसने गैप दिया हुआ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वो गैप दिया हुआ ताकि कंफ्यूज आप स्टूडेंट्स ना हो। ये इस तरह से आएगा। तो अगर राइट साइड पे कहीं पे कुछ आई ना, तो यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे कोई 3 लिखना चाहता हूँ, या यहाँ पे कोई लेट से अगर 3 आता है, तो पहले क्या आएगा? स्पेस आएगी, फिर एक ब्लैक लाइन आएगी। ये ब्लैक लाइन आ गई, ब्लैक लाइन, और फिर सफेद लाइनें 1 2 3 4 सफेद लाइनों की जगह छोड़ के फिर एक ब्लैक लाइन आ जाएगी। ठीक है, समझ आई मेरी बात? क्या नहीं आई? ये इस तरह से यहाँ पे लाइन लगेगी। क्लियर हुआ? और ये जो 2 बार्स हैं, ये किसकी बार्स हैं? ये है आपकी गार्ड बार्स हैं। तो यहाँ पे जो पैटर्न जनरेट हो रहा है, ये हो रहा है आपका डार्क लाइट 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 लाइट, डार्क और फिर लाइट। ये होगा 1 0 0 0 0 1 और 0। तो जब कंप्यूटर इस लाइन को रीड करेगा, बारकोड स्कैनर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? बारकोड स्कैनर। तो जो बारकोड स्कैनर है वो कंप्यूटर में डेटा इन कर रहा है। तो इसीलिए बारकोड स्कैनर जो सा है, ये है हमारा टॉपिक। बारकोड स्कैनर क्या है? हमारा टॉपिक है कि एक कंप्यूटर स्कैन करके आउटसाइड वर्ल्ड की चीज को स्कैन करके कंप्यूटर को देता है। तो कंप्यूटर फिर इन वैल्यूज को अपने डेटाबेस में जाके कंपेयर कर रहा होता है विद ऑल द आइटम्स दैट आर ऑलरेडी सेव्ड। लेट्स से सुपरमार्केट। क्या ख्याल है? सुपरमार्केट में वो, अच्छा, ये बड़ा एक फायदेमंद होता है बारकोड्स को रीड करना। आप पूरे सुपरमार्केट के जितने भी आइटम्स हैं, हर एक आइटम का कस्टमाइज्ड प्राइसेस आप जो याद रख, मतलब कंप्यूटर याद रख सकता है। सेल्समैन को याद रखने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन एरर क्या हो जाएगा? इससे कम हो जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, ह्यूमन एरर क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, बिकॉज आप उसकी लेटेस्ट प्राइसेस जो सी हैं वो उसमें
जैसे नहीं, अक्सर औकात आपने कभी नोट किया, जब चीज महंगी होती है, जब चीज क्या होती है, एक्सपेंसिव हो जाती है, तो वो इंतजार तो नहीं करते शॉपकीपर्स के हम अगला कोई सामान लाएंगे तो एक्सपेंसिव लाएंगे, फिर हम आगे एक्सपेंसिव बेचेंगे। तो जब एकदम से चीज महंगी होती है तो प्रॉफिट किसको होता है? शॉपकीपर को प्रॉफिट। जैसे पेट्रोल पंप वाले होते हैं, आपने कभी नोट किया, वो एक दिन पहले पेट्रोल सेल करना क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पेट्रोल मौजूद होता है, उन्होंने सस्ता खरीदा होता है, लेकिन वो अगले दिन क्या करते हैं, फिर वो न्यू रेट के ऊपर सेल कर रहे होते हैं। क्या करते हैं? वो न्यू रेट के ऊपर सेल करते हैं। इसी तरह से जो सुपर स्टोर्स वाले क्या करते हैं, ये एक एक प्राइस, एक एक आइटम के ऊपर जाके टैग चेंज नहीं करते, ये सिर्फ कंप्यूटर में जाके उसकी प्राइस को क्या करते हैं, अपडेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अपडेट। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक आइटम है, एक्सपेंसिव हुई है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई आप दूध खरीदते हैं और वो पहले था 200 रुपए का, अब 220 रुपीज का हो चुका है। तो अब जितने भी दूध के डब्बे हैं, हर एक के ऊपर जाके प्राइस को तब्दील करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर में आके 200 की जगह 220 लिखना है, 200 की जगह 220 लिखना है, 220 के बाद 220 लिखना है, और 220 क्या होगा कि अब जितने भी आइटम्स हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। तो जब वो आके आइटमाइज्ड बिल कंप्यूटर के आगे स्कैन होगा तो 200 के बजाय रेट कितना नजर आएगा कंप्यूटर में, 220 नजर आएगा, बेशक उसके ऊपर लिखा हुआ 200 ही हो। तो आप जब बोलेंगे यार लिखा हुआ 200 का है तो 220 का क्यों बेच रहे हो, तो वो कहेंगे जी कि महंगी हो गई है। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? ह्यूमन एरर भी रिमूव हो जाएगा, सेकंड नंबर के ऊपर कस्टमर क्या नाम है, सेल्समैन को आइटम्स को जो चेंजिंग कॉस्ट्स हैं वो भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपके कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनको आइटमाइज्ड बिल भी उनको मिल जाएगा। कस्टमर्स को क्या फायदा होगा इसका? आइटमाइज्ड बिल मिल जाएगा। जल्दी उसकी जो लाइन, जो क्यूज हैं एट कैश काउंटर्स, चेकआउट पॉइंट्स जो से नहीं होते सुपरमार्केट के, चेकआउट पॉइंट सुपरमार्केट के ऊपर ज्यादा वक्त नहीं लगेगा उसको अपना डेटा रीड कराने में या लिखने में, बिल बनाने में। कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कस्टमाइज्ड बिल जो है ना वो प्रिंट करके आ रहा होगा। कस्टमर्स को एक और फायदा भी हो सकता है। क्या? कस्टमर को एक और फायदा हो सकता है, वो अपनी मंथली सेविंग का रिकॉर्ड अपने पास सेव रख सकता है उस कस्टमाइज्ड बिल के बेस के ऊपर, कि इस महीने कितने का ग्रोसरी की है, उस पर बचत कितनी हुई है, लास्ट महीने कितनी की थी, ताकि उसके हिसाब से वो अपनी कह लेंगे कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन या सेविंग्स को जो है ना वो इवैल्यूएट कर सकता है। बात समझ रहे कि नहीं? और कोई फायदा समझ आता है आपको? हाँ, यस, स्टॉक जो है ना वो आपने पढ़ा है सारों ने, तो मुझे बताएं ना आप लोग। स्टॉक मेंटेनेंस बड़ी आसान हो जाती है। जैसे अब कोई चीज मिसाल के तौर पे अगर कम हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली फैक्ट्री ओनर्स को या डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैसेज चला जाएगा या ईमेल चली जाएगी कि लेट्स से हमारे पास कुकिंग ऑयल जो है वो कम हो रहा है। तो हर एक आइटम के अगेंस्ट आपने प्रोग्राम ऐसे किया होगा कि आपने उस कंपनी का एक ईमेल एड्रेस अटैच किया होगा, क्योंकि कुकिंग ऑयल के मैन्युफैक्चरर्स फैक्ट्रीज डिफरेंट हैं, सर्फ बनाने वाले डिफरेंट हैं, मिल्क वाली प्रोडक्टिविटी वाले डिफरेंट हैं, हर आइटम बनाने वाले लोग मुख्तलिफ हैं। तो जब कभी जो भी आइटम कम होगा ऑटोमेटिकली स्टॉक मेंटेनेंस आपकी जो सी है वो जो होती रहेगी। ईमेल्स भी जनरेट हो सकती हैं, मैसेजेस भी जनरेट हो सकते हैं, या उधर जो सा मैनेजर है उसके कंप्यूटर पर पॉपअप जनरेट हो सकते हैं कि फलानी चीज कम हो गई है तो इसको जो सा है ना आप मैनेज करें। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप अपने जो आइटमाइज्ड आइटम्स हैं आप उनकी एक्सपायरी डेट भी मेंटेन देख सकते हैं कि हर एक आइटम जो एक्सपायर हो चुका है उसको आप स्टॉक में से पहले से ही रिमूव भी कर सकते हैं। क्या ख्याल है? बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं बच्चों के नहीं? समझ आ रही जी? हाँ, एरर्स भी जो है ना अवॉइड किए जा सकते हैं चेकआउट पॉइंट के ऊपर, क्योंकि जब वो समटाइम अगर बार कोड सही तरह से रीड ना हो तो कंप्यूटर के ऊपर कीपैड भी मौजूद होता है, कीपैड के ऊपर जाके वो बटन प्रेस कर रहा होता है, अगर कोई गलत बटन प्रेस हो जाए तो एक्स्ट्रा डिजिट एंटर्ड या लेस ओमिटेड या एक्स्ट्रा डिजिट एंटर वाला केस या ट्रांसपोजिशन एरर, समझ आ रही कि नहीं? तो अगर डिजिट्स आगे पीछे लिख दिए जाएं, याद आ रहा है चेक डिजिट वाला, डिजिट्स आगे पीछे, वो वाला एरर भी निकाला जा सकता है। गलत इनकरेक्ट डिजिट एंटर्ड वो अगर आ जाए बीच में, ठीक है। सो बाय द वे एक दफा खुद चेक किया करें, कि जो चीज खरीद रहे हैं क्या नाम उसी का है या नहीं। वैसे तो इट इज वेरी रेयर कि कोई एक डिजिट खराब हो जाए, क्योंकि उस डिजिट के साथ एसोसिएटेड चेक डिजिट भी होता है। कोई एक डिजिट खराब हो तो चेक डिजिट भी क्या होगा, तो पूरा कोड ही खराब रीड होगा।
लेकिन अक्सर औकात कि डिजिट इस अंदाज में खराब एंटर किया जाए कि उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग चेक डिजिट भी उसी तरह गलत एंटर हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे हमने कहा था ना, टाइप करके वो करते हैं, उसके ऊपर टाइप करके बटन प्रेस करते हैं। तो अक्सर औकात क्या होता है कि अगर एक डिजिट खराब हो जाए तो पूरे चेक डिजिट की इंफॉर्मेशन, मतलब चेक डिजिट तो खराब नहीं होगा, वो तो ठीक है, वो बता देगा कि यार ये मसला आ गया इसके अंदर, वो बीप प्रोड्यूस करेगा या वो डिजिट को रीड ही नहीं करेगा, वो कंप्यूटर पे एरर दिखा देता है। लेकिन वल्नरेबिलिटी कहाँ पे हो सकती है? वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कभी कोई एक डिजिट खराब हो जाए, उससे जाहिर सी बात है न्यू चेक डिजिट्स बनने चाहिए। अब उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग चेक डिजिट भी एक इंसान एंटर कर रहा था, वो भी खराब ही एंटर किया, वो इस अंदाज में खराब एंटर किया कि जब उसको रिकैलकुलेट करें तो वो ठीक चेक डिजिट बनता है, लेकिन उस प्रोडक्ट का नहीं होगा, वो किसी और प्रोडक्ट का होगा। या तो कोई चीज महंगी आपके को उसमें बिल में ऐड हो जाएगी, या तो कोई चीज सस्ती ऐड हो जाएगी। क्या ख्याल है? ठीक है, तो ये था जी बारकोड की सारी स्टोरी। यहां तक बात समझ आई? मैं भी इसके वर्किंग ऑपरेशंस की तरफ आता हूं। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन द बारकोड इज स्कैन्ड? व्हाट हैपेंस व्हेन द बारकोड इज स्कैन्ड? जी, हम बारकोड तो सेम ही होते हैं, बारकोड सेम होते हैं, प्रोडक्ट्स के बारकोड सेम होते हैं, सबका बारकोड सेम होता है। क्योंकि वजह देखें ना, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने अगर एक मिल्क पैक खरीदा है, वो अगर 200 रुपए का है, तो दूसरा कोई मिल्क पैक खरीदेगा तो वो 200 के अलावा कुछ प्राइस का होगा। अगर ऐसे होता तो जस्ट इमेजिन जितने मिल्क पैक पड़े होते हैं, हर एक के बारकोड के ऊपर जाके आपको कॉस्ट को चेंज करना पड़ता। ये तो फिर वही हैसल हो जाती कि आप एक एक आइटम को उठा के उसके ऊपर नया स्टिकर लगा रहे हैं। नया स्टिकर नहीं लगा रहे, लेकिन अदरवाइज तो कर रहे हैं। अब आप खुद सोचें, एक स्टोर है, लेट्स से इम्तियाज है, ग्रीन वैली है, या इनके पास जरा सिर्फ सोचो कितने आइटम्स होंगे। मुझे तो पता मिलियन से भी ज्यादा आइटम्स होंगे अगर आप एक एक आइटम की बात करें तो। क्या ख्याल है? तो जब आप एक एक आइटम के ऊपर जाके आप अपनी कॉस्ट को दोबारा से रिन्यूड या न्यू कॉस्ट, न्यू प्राइस लिखेंगे, वो तो ह्यूमनली बहुत इनसिग्निफिकेंट या कह लें कि इनएफिशिएंट काम है ये। तो इनएफिशिएंसी को रिमूव करने के लिए तो हमने कहा था बारकोड रीडर्स की बात की जाए कि वो बारकोड आप एक जगह पे स्टोर करें, अब एक आइटम की कॉस्ट को चेंज करें, वो सारों की उसी तरह से चेंज हो जाती है। जो रिकॉर्ड अपडेट करना होगा वो एक ही कंप्यूटर पे जाके अपडेट करना होगा। ठीक है, सो रेड लेजर या रेड एलईडी इस्तेमाल होती है बारकोड को रीड करने के लिए। एलईडी बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड को। ठीक है, जिस तरह आप उधर देख रहे हैं, वहां पे जो एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर के ऊपर ब्लू कलर की जो लाइट्स नजर आ रही हैं, इनको बोला जाता है लाइट इमिटिंग डायोड्स बोला जाता है। ठीक है, जब ज्यादा सारे लाइट इमिटिंग डायोड्स होते हैं या लेजर्स होती हैं ना, तो उसमें से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी वापस, और कुछ लाइट जो है ना वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो जो रिफ्लेक्ट नहीं होगी उसको डार्क तस्वर किया जाता है, जो रिफ्लेक्ट होगी आगे उसको लाइट तस्वर किया जाता है। सुने, लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑफ द बारकोड, द डार्क एरियाज रिफ्लेक्ट लिटिल और नो लाइट which allows the bars to be read. The reflected light is read by the sensors. Photoelectric cells इनको बोला जाता है। Photoelectric cells किनको बोलेंगे? जिन पर लाइट पड़ती है, जिन पर लाइट पड़ती है तो वो अपना करंट को तब्दील करते हैं। वैसे एक फिजिक्स में एक चीज है LDR, सुना है? नाम सुना है LDR का? लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। इन पर जब लाइट पड़ती है तो इनकी रेजिस्टेंस क्या होती है? चेंज होती है। ये अल्लाह की तरफ से नेचर में बनाई हुई एक ऐसी चीज है जो साइंसदानों ने सेमीकंडक्टर्स जो है मिलके ऐसा एक चीज बनाई है जिसके ऊपर जब लाइट पड़ती है ना तो ये अपनी रेजिस्टेंस क्या करती है? तब्दील करती है। ठीक है, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स का फिनोमेना इस तरह का होता है कि जब लाइट इन पर पड़ती है तो इनका जो इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट है ना, वो तब्दील होता है। जब वो तब्दील होता है उसकी बेस के ऊपर वो डिटेक्ट कर लेता है सेंसर के, यार ये 0 है या ये 1 है। ठीक है ना? As the laser or LED light is scanned across the barcode, a pattern is generated which is converted into digital data. This allows the computer to understand the barcode. नीचे उसने एग्जांपल दी हुई है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई है। What are the equipments, what are the devices that are used at the checkpoint, at the checkout point of a superstore? Devices उसने बताई हुई है। चेकआउट पॉइंट के ऊपर कौन सी कीपैड हो सकता है? अक्सर सवालों में आता होता है कि चेकआउट पॉइंट पे आईओ डिवाइसेस कौन कौन सी इस्तेमाल होती हैं? आप बताएं मुझे। कीपैड, कीपैड किस लिए? किस लिए?
ताकि अगर बारकोड स्कैनर गलत स्कैन करे तो नंबर खुद से डायल कर ले। दूसरा, स्क्रीन या मॉनिटर, किस चीज के लिए स्क्रीन मॉनिटर? देखने के लिए, कॉस्ट वगैरह, आइटम का नाम देखने के लिए। तीसरा, स्पीकर, स्पीकर एक साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, अगर कोई बैड या बारकोड या रॉन्ग बारकोड जब रीड किया जाए, ठीक है। फिर प्रिंटर, ताकि रिसिप्ट आइटमाइज्ड बिल की रिसीट जो सी रिसिप्ट आपको प्रिंट करके वो दे दे। और कार्ड रीडर्स भी होने चाहिए, और कौन से वाले? मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर्स, ताकि कैश पेमेंट्स जो सी है ना वो की जा सकें। और इसके अलावा टच स्क्रीन्स भी हो सकती हैं, जैसे आप मुख्तलिफ बेकरीज में आजकल जाते हैं तो वो आपको आइटम्स अगर आपने सेलेक्ट करना है तो आप पिक्चर को देख के आप टच कर रहे होते हैं, ठीक, तो टच स्क्रीन्स भी इस्तेमाल हो सकती हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट आइटम्स बाय टचिंग एन आइकन सच एज फ्रेश फ्रूट व्हिच मे बी सोल्ड लूज विदाउट पैकेजिंग एक्सेट्रा। यहां तक बात समझ आ रही है? अच्छा, उससे एक और बात है जो मैंने भी आपसे डिस्कस किया। सो द बारकोड हैज बीन रेड, व्हाट हैपेंस देन? उसके बाद क्या होता है? बारकोड जब रीड हो जाता है उसके बाद क्या होता है? रसीद बन जाती है। रसीद बनने में क्या होता है? वो जो स्टॉक होता है, स्टॉक इज इक्वल्स टू स्टॉक -1 हो जाता है। 50 आइटम से एक रीड हो गया तो आंसर क्या होगा? 50 - 1 हो जाएगा। 50 - 1, तो जब वो 50 - 1 होगा तो 50 - 1 में क्या होगा? फिर क्या हो जाएगा? फिर वो 49 आ जाएगा। फिर दोबारा जब रीड होगा तो वो 49 - 1 48 आ जाएगा, दोबारा उसी में आके सेव हो जाएगा, उस वेरिएबल में ही आके सेव हो जाएगा। तो हर एक आइटम का उन्होंने एक वेरिएबल रखा हुआ होगा। प्रोग्रामर ने ऐसी प्रोग्रामिंग की होगी कि जब भी एक दफा स्कैन हो माइनस हो जाए, और उसने एक लिमिट लगाई होगी। लेट्स से 10 पे पहुंचे तो साथ ही जो है ना ईमेल जनरेट कर दो कि ये जो है ना ऑटोमेटिक री ऑर्डर लेवल पे पहुंच गया है। ये मतलब 0 पे रीऑर्डर नहीं करना चाहिए। मतलब 0 पे रीऑर्डर होगा तो सोचो कुछ कस्टमर्स आएंगे, उनको आप इनकार कर देंगे जी दूध है ही नहीं, तो आपके कस्टमर्स क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे, कहीं और से ले लेंगे वो। हाँ, मेडिसिन के लिए वो देख सकते हैं कि मेडिसिन है या नहीं, क्योंकि मेडिसिन की बड़ी खास चीज होती है। बिकॉज जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वो सारे ही मतलब अपनी दवाइयां मेडिकल स्टोर्स पे सेल करती हैं। ऐसा नहीं होता कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने एक शाहीन पे सेल की है तो वो क्लिनिक्स पे नहीं रखेगा। अगर शाहीन पे नहीं है तो क्लिनिक्स पे भी नहीं मिलेगी आपको। आपने कभी नोट किया? जो मेडिसिन शाहीन पे नहीं मिलेगी वो आपको क्लिनिक्स पे नहीं, किसी और मेडिकल स्टोर पे जाके मिल जाएगी, जो प्रेमिसेस में से बहुत आउट होगा। क्लियर हो रही है बात? कुछ मेडिसिन इस तरह की होती है ना जो एक प्रेमिसेस वाली जगह किसी और जगह से जाके मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो सेल्समैन था, वो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी का सेलमैन था, उसी ने इन दोनों को दी थी। वो किसी और जगह जाके उसके साथ हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ वो उनका, वो उसका कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंपनी के साथ हुआ हो। बिकॉज बेसिकली, और अक्सर कहते ऐसे भी होता है ना, वो कहते हैं यार फॉर्मूला सेम है, नाम डिफरेंट है, केमिकल फार्मूला सेम है, क्योंकि कंपनीज बनाने वाली जो सी है ना वो आपको पता है वो डिफरेंट होती हैं। हर एक की फार्मास्यूटिकल कंपनी केमिकल फार्मूला सेम ही होता है, नाम उन्होंने अपने अपने रखे होते हैं। बिकॉज नेम के ऊपर कॉपीराइट्स होते हैं ना, नाम चोरी नहीं कर सकते। अब चूंकि मेडिसिन इतनी ज्यादा है इसलिए बड़ी कोई टेढ़ी मेढ़ी नाम रखे जाते हैं उनके। नाम आपने मेडिसिन के देखे ना, बड़े टेढ़े मेढ़े रखे जाते हैं, उसमें कोई ना कोई मैसेज होता है जो मेडिकल स्टोर वाले को पता होता है कि इसका मतलब क्या है। डॉक्टर्स को भी पता होता है इनका मतलब। हो सकता है उन्होंने केमिकल एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के स्टार्टिंग कुछ लेटर्स लेके तो एक नाम जनरेट कर दिया हो। क्या ख्याल है? जो पहले से अगर ऑक्यूपाई हुआ है तो कुछ अपनी तरफ से ABC डाल के तो थोड़ा राइमिक वर्ड बना रहे हो उसका, ठीक है। सो नो वन नोज। खैर, बारकोड नंबर इज लुक्ड अप इन द स्टॉक, ये मैंने बता दिया, ठीक है। की फील्ड यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच स्टॉक, हर एक बारकोड की फील्ड होती है हर एक आइटम की, ठीक है। ये वाला बारकोड किसी और का नहीं होगा, ये सिर्फ उस आइटम का होगा, ठीक है। The barcode number is found, the stock अगर तो वहां पे अगर तो वो अवेलेबल है। समटाइम ये भी बताया जा सकता है, अगर एक बहुत बड़ा सुपर स्टोर है और किसी को नहीं पता कि फलाना आइटम किधर है, तो कंप्यूटर में आप उसका बारकोड डाल के या उसकी डिस्क्रिप्शन डाल के या उसका नाम डाल के ये भी पता लगाया जा सकता है कि उस सुपर स्टोर के अंदर ये वाली आइटम कौन से रैक में मिलेगी, आपको कौन से एरिया में मिलेगी, कौन से रैक में मिलेगी, ताकि वहां से जाके उसको उठाया जा सके। खैर, when the barcode number is found, the stock item record is looked up. Looked up का मतलब ढूंढा जाता है उसको। The price and the other stock items details are sent back to the checkout और point of sale terminal, POS terminal बोलते हैं, जहां पे वो चेकआउट पॉइंट कंप्यूटर्स लगे हुए होते हैं जहां से बिल बनता है सारा,
ठीक है। द नंबर ऑफ स्टॉक आइटम्स इन द रिकॉर्ड इज रिड्यूस्ड बाय 1, -1 होता है ईच टाइम द बारकोड इज रेड, हर दफा, और ऑटोमेटिकली रीऑर्डर लेवल से जब नीचे चला जाएगा वो, तो साथ ही क्या होगा, एक ईमेल जनरेट की जाएगी, किसको, कंपनी को, ताकि वो दोबारा से उसको क्या करे, दोबारा से सेंड करे। Once an order from a more stock item is generated, a flag is added to the record to stop reordering. एक दफा जब रीऑर्डर का एक मैसेज जनरेट हो चुका है तो दोबारा एक फ्लैग का मतलब ये है कि एक ऐसा सिग्नल जनरेट कर दिया जाता है, एक ऐसी वैल्यू को सेट कर दिया जाता है, या एक ऐसा इंडिकेशन बना दी जाती है जिससे कंप्यूटर को पता होता है कि यार अब दोबारा रीऑर्डर इसको नहीं करना, तब तक जब तक और स्टॉक कम ना हो जाए। ऐसा ना हो कि आप 100 डब्बे और मंगवाते हैं तो कंपनी को बार बार ईमेल जाती जा रही है कि 100 डब्बे और लाओ, 100 डब्बे और लाओ, 100 डब्बे और लाओ। तो एक दफा रीऑर्डर लेवल आपने जनरेट कर दिए, ईमेल चली गई, तो अब आपने क्या करना है, ऐसा मैसेज डिस्प्ले करना है जिससे कंप्यूटर को पता हो कि नहीं अब मजीद रीऑर्डर नहीं करना, बिकॉज पुराना ऑर्डर भी आएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? When new stock item arrives, the stock level is updated in the database. नया आइटम आएगा तो इसीलिए मैनेजर क्या करता है, न्यू स्टॉक को स्कैन करता है और वो ऑटोमेटिकली स्कैन होकर उनके डेटाबेस में आके ऐड हो जाता है। तो 10 आइटम्स रह गए थे तो 10 में फिर 200 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 210 हो जाएगा। फिर वो -1 होता रहेगा तब तक जब तक 10 पे ना दोबारा पहुंच जाए। जैसे ही फिर 10 पे पहुंचेगा फिर रीऑर्डर लेवल एक्सीड करेगा, फिर एक और ईमेल चली जाएगी। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? ये बातें खुद पढ़ लीजिएगा नीचे जो है, एडवांटेजेस टू द मैनेजमेंट, एडवांटेजेस टू द कस्टमर। ये थोड़ी सी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर भी ली हैं, ठीक है, ये बातें आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मुश्किल तो नहीं थी ये। बार कोड में और क्यूआर कोड में जमीन आसमान का फर्क है जी। किसके? अगर आपका कंप्यूटर खराब हो जाता है तो फिर आपको मसला होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, कंप्यूटर्स खराब हो जाए उसमें फिर प्रॉब्लम होता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। और डिसएडवांटेज क्या होगा? हाँ, स्मॉल आइटम्स होंगे उनके लिए प्रॉब्लम होगी जिन पे बारकोड्स नहीं लगाए जा सकते। एम्प्लॉय मिसकंडक्ट को रोकना थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, जी। सॉरी, इसका मुझे आइडिया नहीं है कि क्यों नहीं रीड होता। मैंने तो सुना है रीड हो जाता है। फ्रोजन आइटम भी मैं जाता हूँ लेने के लिए, मेरे वाली तो आइटम रीड हो जाती है। ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस है कि फ्रोजन आइटम का बारकोड रीड नहीं होता? नहीं, वो हो सकता है आइस की वजह से या कुछ फिनोमेना होगा, रीड तो हो जाता है वो। अब मुझे नहीं पता वो कौन सी वाली फ्रोजन आइटम की बात कर रहे हैं, मतलब उसके साथ ना एडिशनल स्टिकर लगा के देते होते हैं। अगर आप बॉक्स की बात करते हैं, बॉक्स वाली फ्रोजन आइटम्स तो रीड हो जाती हैं, लेकिन अगर वो बैग के अंदर लिपटी हुई चीजें हैं तो वो तो वैसे भी रीड नहीं होती हैं। जैसे आप वेजिटेबल या फ्रेश फ्रूट्स आप खरीद रहे होते हैं तो उसके ऊपर एक अलग स्टिकर लगा के दिया जाता है, और वो इसीलिए लगाया जाता था कि वो उसके ऊपर वो हार्ड नुमा हो और उसको रीड किया जा सके। अदरवाइज जो बैग, शॉपिंग बैग जिसको आप कहते हैं, वो तो वैसे भी इतना वो फ्लैट सरफेस उसकी नहीं होती, वो तो रीड करना मुश्किल होता है उसके लिए। क्यूआर कोड की बात करते हैं, जैसे बार कोड और क्यूआर कोड में फर्क है। क्यूआर कोड में मतलब बार कोड में अगर 13 डिजिट्स होंगे ना तो 10 पावर 13 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे डेनरी की दुनिया में। अगर 13 डिजिट्स है ना, मिसाल ले रहा हूं, 13 डिजिट्स हैं तो डेनरी की दुनिया में 10 पावर 13 डिफरेंट डिजिट्स बनेंगे। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? लेकिन क्यूआर कोड की दुनिया के अंदर इसमें डिजिट्स नहीं है, इसमें डॉट्स हैं। क्या है इसमें? डॉट्स हैं। डॉट का मतलब है पिक्सल्स हैं। तो एक सर्टेन एरिया है, उस एरिया के अंदर डॉट्स हैं। तो डॉट्स तो बहुत ज्यादा तादाद में आ सकते हैं कि नहीं? डॉट्स तो बहुत ज्यादा तादाद में आ सकते हैं ना। मतलब यहाँ पे उसने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि कंसिडरेबली a QR code consists of a block of small squares, light and dark squares. ये squares नहीं है, pixels हैं छोटे छोटे, ये ठीक है कि नहीं? Known as pixels, it can presently hold 4,296 characters. Just imagine 4 कोड अलग, आपकी घड़ी का QR कोड अलग, आपके पेन का QR कोड अलग, फिर भी ये QR कोड खत्म नहीं होंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं? फ्यूचर में क्या हो रहा है? वेल, QR कोड को वैसे रीड करने के लिए जस्ट नीड मोबाइल फोन है, मैसेज लिखा होता है और साथ क्यूआर कोड दिया होता है। आपको कोई भी चीज चाहिए, टिकट खरीदना है क्यूआर कोड, कहीं जाना है क्यूआर कोड,
आपने बुकिंग करानी है किसी रूम रिजर्वेशन, QR कोड। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? किसी भी जगह एवरीवेयर इट इज QR कोड। तो एडवर्टाइजमेंट्स भी अब QR कोड की बेस के ऊपर होती हैं। ट्रेन में जब आप जाएंगे ना, ट्रेन में जब देते हैं, मेट्रो में, ट्रैम में, उसमें ना छोटे छोटे QR कोड्स लगे होते हैं, कंपनी ने नाम लिखे होते हैं QR कोड, और छोटा सा एक मैसेज दिया हुआ होता है। जैसे यू फोन है, मिसाल के तौर पे तुम ही तो हो, है एक मैसेज है इस तरह का। तो उन्होंने अपना एक लोगो डिजाइन किया हुआ है ताकि देख के आइडिया हो जाए अच्छा यू फोन का व्हाट्स द न्यू थिंग। तो हर एक नई कैंपेन का एक छोटा मैसेज आप देखते हैं ना, बाबर है यू लिखा होता है ना अक्सर बोर्डिंग्स पे, ये जो सॉरी बोर्डिंग कह रहा हूँ, होर्डिंग्स के ऊपर लिखा होता है, ये अजीब अजीब मैसेज, जो कैंपेन होती है मैसेज उसके हिसाब से। तो आपने अगर पूरी चीज ब्रॉडकास्ट करनी है तो पूरा तस्वीर ना लगाएं, QR कोड लगाएं और उसके ऊपर वो लिख दें। तो हमारे यहाँ ट्रेंड थोड़ा सा कम है, लेकिन इंटरनेशनली ट्रेंड बहुत ज्यादा है। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये लोग करते हैं, QR कोड स्कैन करते हैं। कोई तो मिसाल के तौर पे कोई ऑफर आई हुई है, लेट्स से कोई ऑफर आई हुई है, अगर मैं QR कोड लगाऊं और नीचे लिख दूं 50% ऑफ है, QR कोड लगा के नीचे लिख दूं 50% फ्लैट 50% ऑफ लगा दूं, तो हर बंदा आगे क्या करेगा, उसको स्कैन करेगा कि यार किस चीज में है, क्या चीज। नहीं वो तो कंपनीज मैनेज कर रही होती है ना, ये जिनकी प्रॉपर्टी है वो उसकी अथॉरिटी के अलावा जो इंसान तो कोई भी नहीं कर सकता, उसकी अथॉरिटी के अलावा तो कोई नहीं कर सकता। जैसे ही आप स्कैन करते हैं तो आपको एक मैसेज आता है, यानी कि जिसपे URL गिवन होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वो वेब एड्रेस जिसको आप कहते हैं। आप उस पर क्लिक करते हैं, इंटरनेट होते हुए यू आर डायरेक्टेड टू अ वेबसाइट from where you can find all the details related to that QR code which they want you to see from that particular website। जैसे हम लोगों ने भी क्या किया हुआ है, प्रोस्पेक्टस के ऊपर हम लोगों ने पीछे आपने नोट किया वो 2 QR कोड दिए हुए। अब उस QR कोड को रीड करेंगे, वो तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपके फोन में आ जाएगी। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? तो यहां तक बात समझ आ रही है? अब सोचे क्या था, मुस्तकबिल में 4096 कैरेक्टर्स से भी इंक्रीज करके 7089 कैरेक्टर्स तक चली जाएगी। तो फिर सोचे ओहो, फिर तो उससे भी चीज क्या हो जाएगी, एक्सीड। डबल नहीं है भाई, डबल तो कुछ और चीज है, ये उससे ज्यादा, ये 2 की पावर में बात होती है। फिर 2 की पावर में डबल नहीं है, इधर सुनिएगा जरा। 2 की पावर में ये है 2 पावर 4096, इसका जो डबल आप करोगे तो ये पता क्या हो जाता है, कोई बताएगा मुझे? 2 पावर 4097 होगा ये डबल करने से। ये बात जरा समझिए सारे स्टूडेंट्स, में मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है कि जब आप 2 पावर 3 को मल्टीप्लाई बाय 2 करते हो तो आंसर क्या आता है, 2 पावर 4 आता है ना, 2 पावर 6 तो नहीं आता, क्योंकि इसकी पावर क्या है यहाँ पे, ये क्या है 2 × 2 × 2 3 दफा और ये 1 दफा, तो कुल मिला के कितने हो गए, 4 हो गए। तो ये 4096 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 दफा ये है, तो कुल मिला के कितने हो गए। तो आप डबल के लफ्ज नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप जस्ट इमेजिन ये वाली चीज और 2 पावर 7089 डबल नहीं है भाई, ये इतनी बड़ी वैल्यू है ना कि जो कैलकुलेटर तो पागल हो जाएगा। हाँ उसको कह सकते हैं ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लेंगे, हाँ वो मैथमेटिक्स है इसकी। यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं? हाँ बारकोड का एक अपडेटेड यू कैन से दैट के एक और न्यू चीज है जिसके ऊपर अब बार्स नहीं है, लेकिन बेसिक देखिए तरीका क्या था, हर एक आइटम को बाकियों से क्या करना, अलग करना। लेकिन QR कोड के लिए बारकोड स्कैनर नहीं इस्तेमाल होगा, QR कोड रीडर इस्तेमाल होगा। समझ आ रही है? क्विक रिस्पॉन्स कोड रीडर। अक्सर औकात ना पुराने वक्तों में जब नया पेपर में जब ये QR कोड ऐड किया गया था तो उसमें एब्रीविएशंस पूछते थे कि जी बताओ QR कोड स्टैंड्स फॉर व्हाट। बड़ा आसान था ये, व्हाट इज दिस, क्विक रिस्पॉन्स कोड। आपको इसकी फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए, तो फंक्शनैलिटी की तरफ आते हैं। QR कोड होता क्या है, दिस इज मेड अप ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ filled in dark squares or light on the light background or on the light background। सफेद बैकग्राउंड में डार्क पिक्सेल्स होते हैं जिनको पिक्सल उन स्मॉल स्क्वायर्स व्हाइट हो या ब्लैक हो उनको पिक्सेल्स कहा जाता है। दिस कंपेयर्स टू द 30 जेटेड दैट इज मैक्सिमम। इसको एक दफा रीड कर लेना, मैं पढ़ दूं या ठीक है। A QR code consists of a block of small squares known as pixels
it can presently hold this much characters 4096 and also allows internet address to be encoded within the QR code. Internet address मतलब URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। निकम्मे किधर गुम हो जाते हो? Allows internet address to be encoded within the QR code. This compares the 30 digits, that is the maximum 30 digits जो सा है वो QR कोड के लिए, बार कोड के लिए मैक्सिमम है। और यहाँ पे देखें 4296 इतने डिजिट्स या कैरेक्टर्स के अगेंस्ट बनाया जा सकता है। तो मतलब ये जब हम पावर्स में लेके आते हैं तो बहुत ज़्यादा इसकी वो आ जाती है अवेलेबिलिटी। However, as more and more data is added, the structure of QR code becomes more complex. इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा और क्या होना शुरू हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बाय द वे, इस QR कोड को अगर हम स्कैन करेंगे तो ये इस बुक की जो वेबसाइट है उसकी तरफ हमें डायरेक्ट कर देता है। हाँ, ये चेक किया आपने? अच्छा, लिखा हुआ म्यूजिक पे ले जाता है यार, ये तो बड़ा बदतमीज है। ये पहले पुराने वक्तों में कहते हैं वेबसाइट एडवर्टाइजिंग रॉक म्यूजिक मर्चेंडाइज। वाह जी वाह, ये भी कोई एग्रीमेंट किया होगा, कुछ पैसे ही लिए होंगे इसने, किताब वाले ने, म्यूजिक वाले से, कि मैं तुम्हारी मतलब एडवर्टाइजमेंट करा दूंगा तो बच्चे जो उनसे ना गाने बजाने की तरफ जाए। पहले जो है ना पुरानी जो किताब थी उसके अंदर QR कोड इस किताब का था, दूसरी तरफ है। खैर छोड़ा इसने, फिर इसका मतलब ये नहीं है, अपना भी दिया और म्यूजिक वाले का भी दिया। अगले पेज पे उसने दिया हुआ है अपना, नेक्स्ट पेज पे अपना भी दिया हुआ है। तो खैर डिस्क्रिप्शन ऑफ द QR कोड मैंने पढ़ ली है। द 3 लार्ज स्क्वायर्स, जो बाउंड्रीज पे जो 3 लार्ज स्क्वायर्स हैं एट द कॉर्नर्स ऑफ द कोड फंक्शन एज द फॉर्म ऑफ द अलाइनमेंट। ये बताता है कि स्ट्रेट कहाँ पे, सीधा किधर से है ये, ठीक है। मतलब आप कंप्यूटर तो हर तरह से रीड कर लेता है, फिर उसको अपने हिसाब से वो सीधा करके तो URL जनरेट कर देता है। द रिमेनिंग स्मॉल कॉर्नर स्क्वायर इज यूज्ड टू इंश्योर द करेक्ट साइज एंड करेक्ट एंगल ऑफ द कैमरा शॉट व्हेन द QR कोड इज रेड। कैमरा बाय द वे खुद ही कर लेता है इसको, आप जैसा मर्जी टेढ़ा मेढ़ा उसको स्कैन करें, कंप्यूटर उसको स्कैन करके ना कैमरा अपने हिसाब से अलाइनमेंट बना लेता है। क्योंकि फोन के अंदर अब पहले से ही वो ऐप डल चुकी है, उसको एम्बेड कर दिया गया है कैमरा के साथ। उसको एम्बेड कर दिया किसके साथ? कैमरा के साथ। Because of the modern smartphones and tablets which allows internet access on the on the move, QR code can be scanned anywhere. This gives rise to a number of uses. Products, advertising products, बिल्कुल सही है। Giving automatic access to a website or contact telephone number, etc. अक्सर का लोग ना अपने विजिटिंग कार्ड्स पता कैसे देते हैं? QR कोड दे देते हैं, मेरी सारी इंफॉर्मेशन वहां से आपको मिल जाएगी।